दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं उत्तर मौर्य काल, या इसको बोलते हैं पूर्व गुप्त काल। मतलब मौर्य काल के समाप्त होने के बाद या गुप्त काल का पहले का समय। और इसका टाइम पीरियड आता है 184 बीसी से 275 एडी तक। ये थोड़ा टाइम याद रखना, यहाँ तो बीसी है और यहाँ एडी है। 275 के बाद गुप्त वंश आ जाता है, तो ये गुप्त काल से पहले का टाइम है और मौर्य काल के बाद का। इसके अंदर दो तीन ये वंश हुए थे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि इस वंश को, इसके अंदर क्या, इस वंश का अंतिम राजा को ये मार कर ये स्थापना कर दी, इस वंश की स्थापना ये ज्यादा है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। तो अपन सबसे पहले आता है शुंग वंश। शुंग वंश है, इसका उदय हुआ था ब्राह्मण क्रांति के टाइम। जब ब्राह्मण क्रांति हुई उस समय शुंग वंश का उदय हुआ था। और इस शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, ब्राह्मण क्रांति के टाइम। और इसको भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण माना जाता है। तो ये थोड़ा यहां लिख लेना, भारद्वाज गोत्र। इस शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण माना गया है। अगर पूछ ले गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र। गुप्त वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, पुष्यमित्र को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। और पुष्यमित्र है, इतिहास के अंदर चर्चित हुआ था, एक सेनापति के रूप के अंदर चर्चित हुआ था। क्योंकि ये स्थापना करी तो ब्राह्मण क्रांति हुई, उस समय शुंग वंश का उदय हो गया। और उदय होने के बाद इसको एक सेनापति के रूप में कहा गया। फिर शुंग वंश के बाकी राजाओं ने एक स्थायी शुंग वंश की स्थापना कर दी। और पुष्यमित्र ने यमन आक्रमणकारी थे डेमरियस, इंपॉर्टेंट है, इसको पराजित किया। क्वेश्चन आ रखा है, पुष्यमित्र ने किस यमन आक्रमणकारी को पराजित किया, डेमरियस को पराजित किया। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना आप। और ये चीज कहाँ लिखी हुई है, तो ये पतंजलि की एक बुक है, अपन को पता है, महाभाष्य पतंजलि की। उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि पुष्यमित्र का यमन आक्रमणकारियों के साथ भी संघर्ष हुआ था। यमन यूनानी इनके साथ क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। एक और आता है, पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2। और इसकी अपन को जानकारी कहां से मिलती है, तो एक धनदेव के अयोध्या का लेख था, धनदेव का अयोध्या लेख, इसका अपन को जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक अश्वमेध यज्ञ था तो पुरोहित का काम पतंजलि ने किया था। किसने किया था, पतंजलि। ये पतंजलि बाबा रामदेव वाली, यही तो पतंजलि उस समय बहुत बड़ा विद्वान था, पुरोहित था। तो शुंग के समय, शुंग वंश के समय, और पुष्यमित्र ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो एक अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो पुरोहित था वो पतंजलि ही था। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रखना। पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म का बहुत उत्पीड़न किया था। बौद्ध धर्म के लिए पुष्यमित्र इतिहास के अंदर बौद्ध धर्म का उत्पीड़न के रूप में जाना जाता है। और इसने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया था। और इसने क्या किया था, जो अशोक के जो 84,000 स्तूप थे, इनको भी नष्ट करवा दिया था। किसने किया था, ये पुष्यमित्र ने। ये बौद्ध धर्म का उत्पीड़न कहा जाता है। और जो अशोक से निर्मित है 84,000 स्तूपों को इसने नष्ट करा दिया था। ये थोड़ा ध्यान रखना, पुष्यमित्र ने ये काम किया था। ये देखो यहाँ लिखा दिया मैंने, क्योंकि इसने अशोक के 84,000 स्तूप थे, उनको भी नष्ट करवा दिया गया था। और शुंग वंश का शासक था एक भागभद्र। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आग रखा है कि क्वेश्चन ये आया था, यूनानी हेलियोडोरस भारत कब आया था, तो ये शुंग वंश के समय आया था। और उस समय शुंग वंश का शासक था भागभद्र। थोड़ा इसको ध्यान रखना। इस भागभद्र के समय ही यूनानी शासक था होलियोडोरस, ये भारत आया था। और इसने क्या किया था, भगवान वसुदेव
के समान के अंदर जो गरुड़ स्तंभ स्थापित किसने किया? तो भागभद्र ने किया था। विदिशा एमपी के अंदर भागभद्र ने क्या किया था? भगवान वसुदेव के समान के अंदर जो गरुड़ स्तंभ बना हुआ है, कहां पर है? विदिशा एमपी के अंदर, वहां पर स्थापित किया गया था। फिर आता है अपने शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट है, देवभूति। और इसी देवभूति को हत्या करके, इस देवभूति की हत्या किसने की थी? वसुदेव कण्व ने। और वसुदेव कण्व ने इस देवभूति की हत्या करके क्या? कण्व वंश की स्थापना की। ये अपन पढ़ेंगे आगे। तो अजय शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था, देवभूति। और जिसकी हत्या किसने की थी? वसुदेव कण्व ने की थी। और इसी वसुदेव कण्व ने बाद के अंदर कण्व वंश की स्थापना करी थी। मौर्य काल के अंदर स्तूपों के जो बनते थे वो किससे बनते थे? ईंटों से बनते थे। और शुंग काल के अंदर जो स्तूप बने वो पत्थरों से प्रयोग होने लग गया था। थोड़ा ये ध्यान रखना, मौर्य काल में स्तूप किससे बनते थे? ईंटों से। और शुंग वंश के पत्थरों का प्रयोग होने लग गया, धीरे धीरे यहाँ से पत्थरों का प्रयोग होने लग गया। अब इसके अंदर यही तो इंपॉर्टेंट है, जैसे शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और किसने शुंग वंश के अंतिम शासक को मारकर कण्व वंश की स्थापना की? तो वसुदेव कण्व ने। तो इसके बाद आता है अपने कण्व वंश। ये 3-4 ही शासक वंश हुए थे, इंपॉर्टेंट है। बीच वाला है छोटे छोटे से, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल से, गुप्त काल से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जिससे इनसे पूछे जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था, अभी इसके अंदर कौन बनेगा करोड़पति, मैं अभी बताऊंगा। उसके अंदर केबीसी के अंदर अमिताभ बच्चन जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी बताऊंगा आपको। कण्व वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? वही वसुदेव कण्व, कि उसने देवभूति की हत्या करके वसुदेव कण्व वंश की स्थापना करी। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुवर्मा था। और सुवर्मा को मारकर शिमुख सातवां ने सातवां वंश की स्थापना करी। और केबीसी के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया, सुशर्मा को किसने मारकर सातवां वंश की स्थापना की थी? तो शिमुख सातवां ने सातवां वंश की स्थापना की थी। किसको मारकर? सुशर्मा को मारकर सातवां वंश की स्थापना करी थी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। अगर कण्व वंश के 1-2 शासक और पूछ ले तो भूमिमित्र लिख लो आप। भूमिमित्र है, नारायण है, ये कण्व वंश के छोटा शाक ही है। कण्व वंश ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि छोटा शाक हुआ था, 3-4 ही शासक हुए थे इसने। सुशर्मा तो अंतिम शासक था। कण्व वंश का पूछ ले अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। और कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव कण्व। और सुशर्मा को मारकर ही शिमुख सातवां ने सातवां वंश की स्थापना करी थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है अपने सातवां वंश। और सातवां वंश के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? वही सातवां वंश की तो बड़ा हुआ था, क्योंकि उत्तर मौर्य काल के अंदर सबसे ज्यादा लंबी टाइम तक शासक किसने किया था? तो सातवां वंश से लंबी टाइम तक शासक किया था उत्तर मौर्य काल के अंदर। सातवां वंश है, इसका शक्ति का केंद्र कौन सा था? तो महाराष्ट्र। सातवां वंश असल के अंदर ये उदय कहां से हुआ था? तो ये महाराष्ट्र से उदय हुआ था। और इसका संस्थापक अभी मैंने बताया वसुदेव शिमुख सातवां। कौन था सातवां वंश का संस्थापक? शिमुख सातवां, अभी मैंने बताया था। सातवां वंश का एक शासक हुआ था हाल, इंपॉर्टेंट है। इस हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा था, इंपॉर्टेंट है। सातवां वंश का एक शासक हुआ हाल, बहुत पॉपुलर हुआ था गाथा सप्तशती। आप इसको गूगल पर सर्च करना, मिल जाएगा आपको। सातवां वंश का शासक था हाल ने, और इसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना करी थी। और ये हाथ बहुत ही विद्वान था, और इन्होंने विद्वान को आश्रय ज्यादा दिया था। तो इसके अंदर गुणाढ्य, आपने गुणा सुना होगा, गुणाढ्य, ये बहुत बड़ा विद्वान था। ये इसी हाल के अंदर, हाल था ये शासक, इसके अधीन था। इसी की दरबार के अंदर था। वर्त कथा इसका पुस्तक है। इसकी गुणाढ्य की पुस्तक कौन सी है? वर्त कथा। और एक था सर्ववर्मन, इसके कांतंत्र। एक है पंचतंत्र की लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये है कातंत्र। एक है पंचतंत्र, एक है कातंत्र। पंचतंत्र का पूछ ले तो विष्णु शर्मा, और कातंत्र सर्वे वर्मन, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वे वर्मन ये कातंत्र का लेखक था। सातवां वंश का सबसे शक्तिशाली कौन हुआ था? गोमती पुत्र सातकर्णी। इसमें आपको यही बता देता हूं, ये गोमती पुत्र सातकर्णी इसके अंदर सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ था।
ये सातवां वंश के लोग आगे शासक जो भी हुए ये अपने आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। जैसे गोमती पुत्र सातकर्णी और भी शासक आएंगे बहुत सारे, वो क्या करेंगे, वो अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते हैं। और माता का नाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वंश तो अपने पितर शतात्मक ही चलता है, इनके पितर शतात्मक, लेकिन अपनी माता को नाम करने के लिए या अपनी माता के लिए इज्जत करने के लिए ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, माता का नाम लगाते हैं। जैसे गोमती पुत्र सातकर्णी, ये आगे अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था सातवां वंश के अंदर। इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि थोड़ा सातवां वंश बड़ा है तो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कवर करके सातवां वंश एक ही शासक ये अपने रहा है, कण्व वंश हो गया, सातवां वंश हो गया और एक और अपने शुंग वंश, ये तीन अपने वंश हुए थे, ये अपन पढ़ेंगे। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल के अंदर एक युग हुआ था संगम युग, जिसके अंदर दक्षिणी भारत के अंदर वंश आएंगे। यहाँ पर अपन बेसिक जान कर लेंगे। जब दक्षिणी भारत का पढ़ेंगे अपन हिस्ट्री तो वहां पर इसको भी कवर कर लेंगे। तब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।